सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.4 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। अब इनके टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन की बेसिस पे हमने प्योर सब्सटेंस को क्लासीफाई किया है आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यानी किसी भी प्योर सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन कैसा है उसकी बेसिस पे वो प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। अब चलिए एक एक करके इन दोनों को जान लेते हैं क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। तो रॉबर्ट बॉयल ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म एलिमेंट का यूज किया था 1661 में। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, वॉज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डिफिनीशन ऑफ एन एलिमेंट। इन्होंने एलिमेंट की डिफिनीशन को एस्टैब्लिश किया था, और कैसी डिफिनीशन? एक्सपेरिमेंटली यूजफुल, यानी ऐसी डिफिनीशन जिसका हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज कर सकते हैं। यानी एलिमेंट के बारे में ऐसी बात बताई थी जिसका यूज एक्सपेरिमेंटेशन में होता है। कैसे, क्या डिफाइन किया था इन्होंने? ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। उन्होंने ये डिफाइन किया था कि एलिमेंट बेसिक फॉर्म है मैटर का, और इसको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और नहीं तोड़ सकते सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, केमिकल रिएक्शन करा के भी। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारा वाटर हो गया, इसके अंदर आपके हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो एटम है वो आपस में जुड़े होते हैं। इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ केमिकल रिएक्शन करा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। यानी इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन एलिमेंट्स के बारे में क्या बताया गया कि यहां पर केमिकल रिएक्शन करा के भी और नहीं तोड़ सकते। वाटर के तो 2 टुकड़े और कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट के साथ आप केमिकल रिएक्शन करा के भी ये नहीं कर सकते। अब एलिमेंट्स को हम आमतौर से डिवाइड कर देते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में, यानी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मेटल्स आमतौर से शो करते हैं इनमें से कुछ या सारी ही प्रॉपर्टीज। यानी मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी हो सकती है, सारी भी प्रॉपर्टी हो सकती है किसी मेटल के अंदर, और हो सकता है इनमें से कुछ प्रॉपर्टी हो। आमतौर से यही होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है? दे हैव अ लस्टर, यानी उनमें चमक होती है, शाइन होती है। मेटल्स आपके चमकते हैं, जैसे सोना आपका मेटल है ना, चमकता है कि नहीं? उनका सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर होता है। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इनको वायर्स में बदला जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टाइल क्या होता है? तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें उसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, उससे तार बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया, ये एक मेटल है और कॉपर के वायर्स बनाए जाते हैं। मेटल्स आपके मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, पीट पीट के उसको पतली शीट में बदल सकते हैं। दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। तो एक टन सी, मतलब एक थोड़ा रिंगिंग सी आवाज हमको सुनाई पड़ती है अगर हम किसी मेटल को हिट करें तो। अब मेटल्स के एग्जांपल्स की बात कर ले तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। मरकरी एक इकलौता मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। यानी आमतौर से जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब नॉन मेटल्स की बात कर ले तो ये भी क्या करते हैं? शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इनके कलर्स की बात कर ले तो वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, यानी कोई फिक्स नहीं कि हाँ इसी कलर का नॉन मेटल होगा। बहुत सारे कलर्स के नॉन मेटल्स होते हैं। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये नॉन लस्टरस होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती, सोनोरस नहीं होते, रिंगिंग साउंड इनमें से नहीं आती अगर हिट करें तो। और नॉन मेटल आपके मैलिएबल भी नहीं होते, यानी इनको हैमर मार के शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल नॉन मेटल्स की अगर देख लो तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, जो आपको कोल और कोक के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, कोक और कोल, इनके अंदर मेजॉरिटी आपका कार्बन ही होता है। अब कोयले को आपने उठा लिया, इसमें क्या है? बेसिकली कार्बन है। उसको हैमर मारोगे तो क्या उसकी शीट बन जाएगी? हैमर मारते ही वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ये नॉन मेटल आपके मैलिएबल नहीं होते। ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, ये सब आपके नॉन मेटल हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। यानी मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहती है। यानी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की आपको मिलेगी, कुछ नॉन मेटल्स की मिलेगी। एग्जाम्पल्स ऐसे समझो, इनके अंदर चमक होती है जैसा कि मेटल के अंदर होती है, लेकिन मेटल के बारे में हमने ये देखा था कि वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। लेकिन ये जो आपके मेटेलॉइड्स हैं ये मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते, जैसा कि आपका नॉन मेटल होता है।
तो कुछ बातें मेटल वाली हैं, कुछ नॉन मेटल वाली है, तो बीच में रहता है इनका मामला। इसके एग्जांपल्स की बात कर ले तो बोरॉन आ गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। तो जितने एलिमेंट अभी तक हम जानते हैं वो 100 से ज़्यादा है। बेसिकली अभी लेटेस्ट का मैं अगर बताऊँ तो 118 है। टाइम टू टाइम नए डिस्कवर होते रहते हैं तो ये नंबर चेंज होता रहता है। अभी मोटा मोटा बचना याद रखना 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। 92 आपके नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली हमको मिलते हैं, और बाकी जो है वो मैन मेड है। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड होते हैं। एलिमेंट्स आपके गैसियस स्टेट के अंदर भी पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनमें से आपका एक मरकरी हो गया, दूसरा ब्रोमीन हो गया। अब एलिमेंट्स जैसा कि गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ये लिक्विड बन जाते हैं एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड बदल जाएंगे, यानी मेल्ट कर जाएंगे ये। तो ये सारी बातें एलिमेंट्स के बारे में थी। अब एक पॉइंट जो मेन आपको एलिमेंट्स के बारे में याद रखना है वो ये कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम आयरन की बात कर लें तो लोहे का टुकड़ा आपने उठाया तो उसके अंदर सारे आयरन के ही एटम होंगे और किसी दूसरी चीज़ के एटम नहीं होंगे। हाइड्रोजन की बात कर ली हमने तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम है, एक ही तरीके का एटम है और कुछ नहीं है। अभी हम कंपाउंड्स को पहले पढ़ लें, फिर इन दोनों का डिफरेंस प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरे तरीके का प्योर सब्सटेंस हमारा है कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो क्या क्या बातें यहाँ पर कंपाउंड्स के बारे में लिखी है। सबसे पहली बात ये कि कंपाउंड्स कंपोज्ड होता है, यानी कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमने कहा वाटर H2O, तो इसके अंदर देखो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन, यानी 2 तरीके के एलिमेंट्स हैं कि नहीं। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, तो ये होता है। अब आप कहोगे ये मिक्सचर से कैसे अलग हुआ, मिक्सचर में भी तो अलग अलग चीज़ें आपस में मिक्स रहती हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स है, लेकिन ये सिंपल मिक्सचर नहीं है, बल्कि यहाँ पर वाटर वाले एग्जाम्पल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं। ये मैंने प्योर सब्सटेंस में कायदे से एक्सप्लेन किया था। तो ये केमिकली कंबाइंड है एक दूसरे से इन अ फिक्स प्रपोर्शन। मिक्सचर में तो हम प्रपोर्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, 3 बंदों को मैंने पकड़ा और कहा कि भैया चाय बना दो हमारे लिए, और चाय बनाने का मटेरियल भी मैंने उनको दे दिया कि ये भैया मिल्क रखा हुआ है, ये शुगर है और ये टी लीव्स है, ठीक है, अब चाय बना के लाओ। तीनों लोग अपना अपना जाके चाय बना रहे हैं। अब आप ये बताओ वो तीनों लोग जो चाय बना के लाएंगे उसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या सेम होगा। एक बंदे ने मान लो 1 चम्मच चीनी डाली, दूसरे ने 2 चम्मच चीनी डाली, एक ने 1 चम्मच से भी कम चीनी डाली, हो सकता है कि नहीं। कोई चाय पत्ती कम डालेगा, कोई ज़्यादा डालेगा, अलग रेशियो हो गया। किसी ने मिल्क कम डाला, किसी ने ज़्यादा डाला। तो तीनों चीज़ें जो उनको दी थी मैंने वो अलग अलग प्रपोर्शन में हो सकती हैं, लेकिन तीनों लोग की जब बनेगी तो चाय ही कहेंगे। तो इसीलिए टी आपका मिक्सचर है, लेकिन कंपाउंड्स के अंदर प्रपोर्शन फिक्स होता है कि जैसे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना है तो भैया इतना इसको लेना है, दूसरे को उतना लेना है, इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे यही वाटर है, अब हमको अच्छा लग रहा है हमारे पास हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं 4 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन के साथ लगा देते ना भैया, ये वाटर नहीं बनेगा। या ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा है, काम करते थोड़ा ऑक्सीजन को भी बराबर कर दें, काहे ही कम रहे। हाइड्रोजन 2 ले लिया तो ऑक्सीजन को भी 2 ले लो ना भैया, ऐसे नहीं बनेगा वाटर। 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ये है प्रपोर्शन फिक्स, इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। कोई चाय नहीं बना रहे हो कि चाय पत्ती कम कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे तो रहेगी चाय ही, यहाँ चीज़ बदल जाएगी, कुछ का कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड है कि यहाँ पर 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, जस्ट 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती कि हाँ भैया बस मिक्स कर दो, फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं, जितना है उतना ही लेना है, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया। वॉट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है। चलिए इसको हम एक्टिविटी 2.4 से समझते हैं। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्पलर के अंदर भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मैं आपको कराऊंगा ही। अक्सर 1 शॉट वीडियोस के अंदर ये पॉइंट्स मिस कर दिए जाते हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, लेकिन बिलीव मी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। 2 ग्रुप बनाना है, दोनों ग्रुप को आपको सेम चीज देना है, यानी 5 ग्राम आयरन फाइलिंग्स और 3 ग्राम सल्फर, इन दोनों को वही चीज देना है। अब दोनों ग्रुप को काम अलग अलग करना है इन्हीं चीज़ों से। क्या करना है चलिए बताते हैं। तो ये आपका सल्फर पाउडर इस तरह से आपको येलो कलर का दिखेगा। आयरन फाइलिंग्स यानी लोहे का बुरादा, ये भी पाउडर जैसा आपको डार्क ग्रे कलर का दिखेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें दोनों ग्रुप को दे देना है। 3 ग्राम सल्फर पाउडर देना है और 5 ग्राम्स आयरन फाइलिंग्स देना है।
अब ग्रुप 1 को क्या करना है, मिक्स एंड क्रश आयरन फाइलिंग्स एंड कॉपर पाउडर। मिक्स करो इन दोनों चीजों को और क्रश करो, क्योंकि होता ही है ना कि ये पाउडर कभी कभी जुड़ के थोड़ा सा एक सॉलिड बनने लगता है, तो क्रश कर दो ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वहीं ग्रुप 2 को क्या करना है, मिक्स करना है, क्रश करना है आयरन फाइलिंग्स को और सल्फर पाउडर को। इतना तो करना है जो ग्रुप 1 ने किया था, आगे इसको और काम करना है। हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। इस मिक्सचर को हीट करना है जब तक कि बिल्कुल गर्म होकर वो लाल ना हो जाए। फ्लेम से रिमूव कर दो और मिक्सचर को ठंडा होने दो, तो आपको ये चीज ऑब्टेन होगी, एक ब्लैक कलर का सॉलिड आपको मिलेगा। चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। जो मटेरियल ऑब्टेन्ड हुआ दोनों ग्रुप को, उसमें मैग्नेटिज्म को आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। एक मैग्नेट उस मटेरियल के करीब ले जाओ और देखो क्या वो मटेरियल मैग्नेट के करीब जा रहा है कि नहीं। तो ग्रुप 1 ने जो बनाया था मिक्सचर, उसके करीब मैग्नेट ले जाएंगे तो क्या होगा, ये आप देखो, जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी और इस तरह से चिपक जाएंगी। धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से कुछ आपको ऑब्जर्व होगा कि जितनी आयरन फाइलिंग्स हमने उसके अंदर डाली थी वो सारी की सारी मैग्नेट से जाके चिपक गई। इस तरह से जो हमारा सल्फर पाउडर है और आयरन फाइलिंग्स है ये दोनों सेपरेट हो गई। यानी यहां पर क्या हुआ, मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज मैग्नेटिक बिकॉज आयरन फाइलिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं, इनके करीब भी मैग्नेट को ले आओ, कुछ नहीं होगा, ये मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज नॉन मैग्नेटिक बिकॉज आयरन सल्फाइड इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। अच्छा, यहां पर क्या बना, हीट करने पे एक नया चीज बन गया। ग्रुप 1 ने जस्ट आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स किया था, सिंपल मिक्सचर बना था, लेकिन ग्रुप 2 ने जब हीट कर दिया तो इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो गया, जुड़ के एक नई चीज बना ली। वो नई चीज क्या है, आयरन सल्फाइड। ये जो आयरन सल्फाइड है, इसके नाम में तो आयरन है लेकिन काम आयरन वाला नहीं है, क्योंकि मैग्नेट को उसके करीब ले जा रहे हैं तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व होगा। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। टेक्सचर क्या है, कैसी बनावट है, और कलर क्या है। तो ग्रुप 1 की बात कर ले, यहां पर देखो टेक्सचर कैसा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। इधर साइड देखो, यहां पर येलो वाला पोर्शन ज्यादा है, या बाउंड्री पे आप देखोगे तो येलो वाला पोर्शन ज्यादा है, येलो कलर का है। वहीं बीच बीच में यहां देख लोगे तो ग्रे वाला पूरा दिख रहा है आपको पोर्शन। तो बनावट बिल्कुल एक जैसी नहीं है, यानी बिल्कुल एक जैसा ही कुछ दिख रहा हो डिजाइन, तो हम कहेंगे वो टेक्सचर यूनिफॉर्म है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म है। यहां पर जो बनावट है, जो डिजाइन है, वो एक जैसा नहीं है, कहीं कुछ कलर ज्यादा है, कहीं कुछ कलर कम है, और कलर भी इसका यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं येलो कहीं ग्रीन, इसका मिक्सचर है कि नहीं। तो कलर और टेक्सचर यूनिफॉर्म नहीं है ग्रुप 1 के अंदर। वहीं ग्रुप 2 के अंदर देखो, देख के ही आप बता सकते हो इसका कलर जो है वो टोटल ब्लैक है, सारे ही जगह ब्लैक है, इधर उधर कुछ नहीं है। टेक्सचर भी ऐसा ही एक जैसा है, बनावट भी बिल्कुल वैसे ही है, तो कलर एंड टेक्सचर इज यूनिफॉर्म। अब आपको क्या करना है, ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टिर वेल एंड फिल्टर। तो जो मटेरियल हमको ऑब्टेन हुआ उसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करना है, यानी एक पार्ट को पहले अलग कर लो। अभी एक और चीज ऐड करेंगे, यानी सल्फर पाउडर, आयरन फाइलिंग्स और ग्रुप 2 को जो ऑब्टेन हुआ है आयरन सल्फाइड, इन तीनों के 2 हिस्से कर लो। एक हिस्से के अंदर हम कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करेंगे। ध्यान रखना, तीनों में अलग अलग हम ऐड करेंगे, ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि ग्रुप 1 ने आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स कर दिया था। तो ऐसा नहीं कि मिक्सचर के अंदर उठा के डाल दिया कार्बन डाइसल्फाइड, बल्कि सल्फर में अलग से डालना है, आयरन फाइलिंग्स में अलग से डालना है और आयरन सल्फाइड में अलग से डालना है। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखोगे इस एक्टिविटी के लास्ट में तो लिखा हुआ है, परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप विद बोथ द एलिमेंट्स, यानी आयरन और सल्फर सेपरेटली, ये लिखा हुआ है। तो ग्रुप 1 के पास क्या है, एक तो आयरन फाइलिंग्स है, उसकी बात कर लें। तो जब कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड किया जाएगा आयरन फाइलिंग्स के साथ, तो आयरन फाइलिंग्स डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिंपल वो चला जाएगा और डिसॉल्व भी नहीं होगा, घुलेगा भी नहीं। जैसा हमारा सस्पेंशन के केस में होता है कि वहां पर दोनों तरीके के पार्टिकल्स आपस में मिक्स नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, वो सस्पेंड रहते हैं, थोड़ी देर छोड़ दोगे तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। फिल्टर पेपर से अगर इसको पास कराओगे इस मिक्सचर को, तो जो आयरन फाइलिंग्स है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी। व्हेन फिल्टर्ड आयरन फाइलिंग्स विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। इसी तरीके से सल्फर के साथ कर लेना है। व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड इज एडेड टू सल्फर पाउडर, द सल्फर डिसॉल्व्स एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। यहां पर क्या होगा, सल्फर डिसॉल्व हो जाएगा और एक सोल्यूशन बना लेगा, और सोल्यूशन बन जाता है तो ये हम देख चुके हैं कि फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन फिल्टर पेपर से एज इट इज पास हो जाएगा और फिल्टर पेपर पे कोई भी रेसिड्यू नहीं रहेगा। व्हेन फिल्टर्ड देयर आर नो रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर, ये इसका आंसर हो गया।
इतना डिटेल में प्रॉपर वे में बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना। अब ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। इसके पास है आयरन सल्फाइड। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आयरन सल्फाइड इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये भी इनसॉल्युबल है जैसा कि आयरन फाइलिंग्स। तो जब डिसॉल्व ही नहीं हुआ तो फिल्टर पेपर से थ्रू पास कराओगे तो क्या होगा, आयरन सल्फाइड विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। अब हमने 2 हिस्से कर लिए थे ना सारे मटेरियल के, तो अब दूसरा वाला हिस्सा ले आओ। यहाँ पर आपको क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी बेसिकली आपको एक एसिड पकड़ लेना है, इसको दूसरा पार्ट जो आपने अलग किया था मटेरियल का उसमें डाल देना है। तो ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट पहले क्या करेंगे, एसिड को आयरन फाइलिंग्स में डालेंगे तो होगा ये कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। वहीं अगर सल्फर पाउडर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ना ही ये सोल्यूशन बनाएगा। सल्फर पाउडर कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर तो डिसॉल्व हो जा रहा था, अपना सोल्यूशन बना ले रहा था, लेकिन यहाँ ये नहीं बना रहा है। आयरन फाइलिंग्स वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे, डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनका रिएक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब सेकंड ग्रुप की बात कर लें, इनके पास आयरन सल्फाइड है, तो जब आयरन सल्फाइड में हम एसिड को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ जो भी चीज़ मैं रिजल्ट्स बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को मैंने पूरी तरह समझा दिया, क्या क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन होगा सब कुछ आपने देख लिया। बाकी अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं प्रैक्टिकली इसको करके भी दिखा दूंगा। नाउ आंसर, अब आपको आंसर देना है। सारे आंसर तो वैसे भी हमने देख लिए हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द 2 ग्रुप्स लुक द सेम, तो दोनों ग्रुप को जो मटेरियल मिला था वो दिखने में सेम है, तो आंसर इज नो। पहले वाले का टेक्सचर और कलर यूनिफॉर्म नहीं था, येलो दिख रहा था, उसके अंदर ग्रे कलर दिख रहा था, और दूसरे वाले को ब्लैक कलर हमको मिला था। फिर क्या पूछा जा रहा है, विच ग्रुप हैज ऑब्टेन अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो ग्रुप 1 को मटेरियल मिला था जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी। कैन वी सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ उसके कॉम्पोनेंट्स को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो पहले वाले को तो सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेट के थ्रू ही सेपरेट कर लिया था। सेकंड वाले को हम सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन रिक्वायर होगी। तो इसके आंसर में सिंपल आप ऐसे लिख देना, मैं आपको बता देता हूं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 कैन बी सेपरेटेड बट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, ये लिख देना। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिड द बोथ ग्रुप ऑब्टेन अ गैस, तो हाँ दोनों में गैस हमको मिली थी। क्या जो गैस ऑब्टेन हो रही है दोनों केस के अंदर उसका स्मेल सेम है या फिर डिफरेंट है, तो इनका स्मेल डिफरेंट होगी। यहाँ पर आपको डिटेल दी हुई है। तो गैस जो ऑब्टेन हुई थी ग्रुप 1 में वो कौन सी थी, हाइड्रोजन थी। ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, यानी इसकी कोई महक नहीं होती, और कंबस्टेबल होती है, यानी आग इसमें जलाओगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक पॉपिंग साउंड आएगा, छोटा सा एक्सप्लोजन होगा। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास में नहीं करना, नहीं उड़ जाएगी क्लास, मतलब कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उस पर डिपेंड करता है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ये कैसी होती है, कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसके अंदर स्मेल होती है। ग्रुप 1 वाली जो हाइड्रोजन मिली थी उसके अंदर महक नहीं होती, उसको कंबशन टेस्ट करके हम पता लगाते हैं कि हाँ भाई ये हाइड्रोजन है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें महक होती है, किसकी महक होती है, ऑफ रॉटन एग, सड़े हुए अंडे की जैसी महक होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ था दोनों ग्रुप में शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। दो स्टार्टिंग मटेरियल्स वर सेम, स्टार्टिंग में दोनों ग्रुप को वही मटेरियल दिया था, सल्फर और आयरन फाइलिंग्स, और उतनी ही क्वांटिटी के अंदर, लेकिन ग्रुप 1 को कुछ मिला, ग्रुप 2 को कुछ मिला। तो ग्रुप 1 ने क्या किया, बेसिकली ग्रुप 1 हैज कैरीड आउट एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, सिर्फ वहाँ फिजिकल चेंज हुआ था, मिक्स कर दिया बस, और कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं हुई थी। वहीं जो केस ग्रुप 2 का है वहाँ क्या हुआ था, अ केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। जब हमने उसको हीट किया ना तो वहाँ पर सल्फर और आयरन के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, इस वजह से वहाँ एक नई चीज़ हमको देखने को मिली। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस, तो ग्रुप 1 को क्या मिला, मिक्सचर मिला 2 सब्सटेंस का। द सब्सटेंसेस गिवन आर एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर, तो इस मिक्सचर के अंदर 2 एलिमेंट्स हमको दिए गए थे, आयरन और सल्फर। तो आयरन और सल्फर का सिंपल मिक्सचर था, आयरन और सल्फर के एटम आपस में केमिकली नहीं जुड़े थे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वह आयरन सल्फाइड के अंदर उनके एटम्स केमिकली जुड़ गए थे। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, जिन चीज़ों को मिलाकर आपने मिक्सचर बनाया है उन चीज़ों की जो प्रॉपर्टी है वो मिक्सचर के अंदर भी वही रहेगी। आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मिक्सचर के अंदर भी वो अट्रैक्ट कर रहा था, ये मैंने आपको दिखा दिया। सल्फर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, मिक्सचर के अंदर भी वो अट्रैक्ट नहीं हुआ।
द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकंड इज अ कंपाउंड, तो ग्रुप सेकंड को जो मिला वो कंपाउंड था। ऑन हीटिंग टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। तो जो आयरन सल्फाइड हमको मिला तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, हालांकि उसके अंदर आयरन है। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा वो अपना बिल्कुल अलग मामला उसका है। एसिड के साथ उसको कैसे रिएक्ट करना है बिल्कुल अलग कहानी है। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, कंपाउंड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, तो हमने कलर और टेक्सचर भी देखा था कि सेम था। आयरन सल्फाइड क्या था, बिल्कुल ब्लैक कलर का था। Thus we can summarize the physical and chemical nature of the matter in the following graphical organizer। ठीक है, अभी हम देखेंगे, ऊपर एक टेबल है उसको पहले देख लेते हैं। टेबल 2.2 मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, इसका डिफरेंस आपको दिया है। मिक्सचर की बात कर लें, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स को या फिर कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, कोई नई चीज़ नहीं मिलती। जो मिक्सचर में है वो सारा अपना प्रॉपर्टी लिए रहेंगे, वो कहेंगे ठीक है साथ में बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ और बन गए, हम वही हैं। वही कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, नया कंपाउंड बन जाता है। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मिक्सचर का वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकता है। जैसे मैंने आपको चाय वाला एग्जाम्पल दिया था, चाय पत्ती कम ज़्यादा कर लो, चीनी कम ज़्यादा कर लो, मिल्क कम ज़्यादा कर लो, बनेगी चाय ही। कॉम्पोजिशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स होता है। लेकिन कैसे कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, अभी हमने सल्फर पाउडर और आयरन फाइलिंग्स को लिया था, उसको मिक्स करके हीट कर दिया, हीट करके हमारा आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड बन गया। तो वहाँ पर हमने 5 ग्राम्स आयरन फाइलिंग्स ली थी और 3 ग्राम सल्फर लिया था। क्या इसकी क्वांटिटी को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते? सल्फर को हम 4 ग्राम ले लें, आयरन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, 7 ग्राम्स ले लो। क्या ये नहीं कर सकते क्या? मिक्सचर बनाना है तो कर सकते हो, आयरन फाइलिंग्स कम कर दो, ज़्यादा कर दो, सल्फर कम ज़्यादा कर लो, मिक्सचर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनको मिक्स करके हीट करोगे तो कंपाउंड कैसे बनेगा, थोड़ा वो समझो। कंपाउंड बनाने के लिए ऐसा नहीं कुछ भी क्वांटिटी उठा लिया आपने, इट्स नॉट अ मिक्सचर। आयरन और सल्फर का जो अमाउंट है वो फिक्स रेशियो में लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो एक्स्ट्रा वाली चीज़ बच जाएगी। सिंपल सी बात है, इसको एग्जाम्पल समझाता हूं ताकि ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, आयरन सल्फाइड के अंदर जो आयरन और सल्फर का रेशियो होता है वो होता है 4:7, यानी मास का रेशियो। अभी ये कहाँ से वैल्यू निकाली है ये अभी आपको नहीं जानना है, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल से चीज़ समझा रहा हूँ। तो अगर आपने 4 ग्राम आयरन लिया है तो 7 ग्राम सल्फर लेना है। 8 ग्राम नहीं कर सकते, 5 ग्राम नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते, कम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसी रेशियो के अंदर बिल्कुल लेना है। 4 ग्राम आयरन है तो 7 ग्राम सल्फर होना चाहिए, ये रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। तभी जब आप इसको मिक्स करके हीट करोगे तो पूरा का पूरा आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। अगर कोई चीज़ इसमें ज़्यादा होगी या कम होगी तो फिर वो बच जाएगी। जैसे आपने कहा कि नहीं भैया हमारे पास आयरन फाइलिंग ज़्यादा है, हम 5 ग्राम ले लेते हैं और सल्फर ले लेते हैं 7 ग्राम, तो होगा ये कि 4 ग्राम आयरन फाइलिंग और 7 ग्राम सल्फर ये तो मिक्स हो जाएंगे, 1 ग्राम आयरन फाइलिंग्स ये सेपरेट आउट हो जाएगा, यानी उसी कंपाउंड के अंदर बीच बीच में फंसा रह जाएगा या साइड में कहीं पर भी, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं, वो एक तरह से इम्प्योरिटी की तरह रहेगा। तो ये बात समझ गए कि यहां पर कॉम्पोजिशन फिक्स रहेगा। अगर आप कॉम्पोजिशन चेंज करोगे तो वो कंपाउंड नहीं बनाएगा, वो उतना हिस्सा अलग ही रहेगा। वही मिक्सचर में क्या है, कम ज़्यादा करोगे सब मिक्स हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है, जिन चीज़ के मिल के वो बना है, उनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। वही जो नया सब्सटेंस ऑब्टेन होता है कंपाउंड के केस में, उसकी अपनी बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी होती है। ये मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया था कि जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सोडियम क्लोराइड से बिल्कुल ही अलग होती है। फोर्थ पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। इसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। जैसे मैग्नेट लगाया था तो सल्फर और आयरन फाइलिंग्स हमारे अलग अलग हो गए थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैग्नेट लगाओगे या कुछ और करोगे फिजिकली सेपरेट हो जाएगा, ना भैया ऐसा नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी तब होगा भाई। तो आई होप अपने मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर जो टेबल है उसको देख लेते हैं। मैटर अब आपके सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मैटर को हम बेसिकली दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक आपका प्योर सब्सटेंस, दूसरा आपका मिक्सचर हो गया। प्योर सब्सटेंस में भी दो तरीके के आते हैं, एक आपका एलिमेंट्स हो गया, दूसरा कंपाउंड्स हो गया। एलिमेंट्स की बात कर लें, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस, और सिंपलर सब्सटेंस में उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते।
इसके एग्जाम्पल में आपका आ गया कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। जैसे कॉपर ही ले लिया, कॉपर का एक टुकड़ा उठा लिया, उसके अंदर सारे कॉपर के ही आइटम है। अब क्या ही तोड़ोगे उसमें, क्या छोटा करोगे? तोड़ के कुछ और नहीं बना सकते। छोटा टुकड़ा लोगे वो भी कॉपर होगा, और छोटा तोड़ोगे वो भी कॉपर होगा। तो सिंपलर सब्सटेंस में हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड्स की बात कर ले तो इसका फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शन। यहां हम ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। वाटर ही उठा लो, वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जुड़े होते हैं, तो ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको अलग अलग कर सकते हैं। मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, अलग कर सकते हैं। सॉल्ट ले लो, सोडियम और क्लोरीन ये मिले होते हैं, ये दो तरीके के एटम आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब आयंस होता है बेसिकली, वो आगे हम देखेंगे, सोडियम आयन और क्लोरीन आयंस, तो ये आपस में जुड़े रहते हैं। इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, सोडियम अलग और क्लोरीन अलग कर सकते हैं। वही एलिमेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते थे। मिक्सचर्स की बात कर लें तो इसका कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता, किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा कर दो, दिक्कत नहीं है। इसमें आपका एक आता है होमोजीनियस, ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है। अब ये कंफ्यूज आप नहीं होना कि यहाँ तो लिखा है कि कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता और वहीं होमोजीनियस के अंदर कह रहा है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। तो भैया सिंपल सी बात यह है कि मिक्सचर के अंदर जो चीज़ आप मिला रहे हो उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा ले सकते हो। जैसे हमको सॉल्ट और वाटर को मिलाना है, ठीक है, NaCl और वाटर को मिलाना है, तो वाटर कम ज़्यादा ले सकते हो, सॉल्ट कम ज़्यादा ले सकते हो। ये होता है कि कॉम्पोजिशन इसका फिक्स नहीं है। लेकिन एक बार सॉल्ट वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गई तो उस पूरे वॉल्यूम के अंदर, उस पूरे बल्क के अंदर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगा। यानी ऐसा नहीं कहीं पर ज़्यादा नमक हो गया, कहीं पर कम नमक हो गया, या शुगर आपने डिजॉल्व की, कहीं ज़्यादा मीठा है, कहीं कम मीठा है। वो जब डिजॉल्व हो जाएगा तो वो जो पूरा आपका बनेगा सोल्यूशन, उसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगा। बाकी अगर आप बाहर से और शुगर ऐड कर दोगे तो और मीठा होगा, लेकिन वो मिठास बराबर से उस वॉल्यूम के अंदर फैलेगी। अगर चीनी डालने की वजह से और मीठा होगा तो पूरा का पूरा सोल्यूशन ज़्यादा मीठा होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हेटेरोजीनियस की बात कर ले तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। होमोजीनियस के एग्जाम्पल की बात कर ले, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल एक्सेट्रा। हेटेरोजीनियस की बात कर ले तो सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर एंड ऑयल, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है उनकी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। तो आपका सपोर्ट बना तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हैं कराने की। देखो इतना डिटेल मैं इसलिए बताता हूँ ना, क्योंकि अभी मैं काम चलाऊँ वन शॉट बनाकर आपको आगे बढ़ा दूँ, आगे आप फंस जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, ये सारे बेसिक आपको फिर से उठाकर किताब देखना पड़ेगा, क्या पढ़ा था, क्या देखा था। बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग रखना है अगर आगे आपने फ्यूचर में कुछ अच्छा प्लान किया है तो, वरना आप कैसे ये पढ़ते रहो। क्लास 9 की और वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स वगैरह हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट है, वहाँ विजिट कर सकते हो। और नीचे क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे।